अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। और लास्ट वीडियो से हमने इस चैप्टर का साउंड वाला जो पार्ट था वो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने साउंड वेव से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक डेफिनेशन जो थी वो सबसे पहले डिस्कस की थी। फिर न्यूटन्स मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ साउंड, और इस न्यूटन के मेथड के अंदर जो मिस्टेक्स थी जो लैप्लास नाम के एक साइंटिस्ट ने करेक्ट की थी हमने वो देखा था। और सबसे आखिर में हमने स्पीड ऑफ साउंड और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन होता है ये भी पिछली वीडियो के अंदर हम लोग कवर करके आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इंटेंसिटी आती है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ के दरमियान क्या डिफरेंस है। और सबसे आखिर में हम लोग बीट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, बीट्स का जो फिनोमेना होता है, उसको भी जो है वो आखिर में टच कर लेंगे। तो लेक्चर नंबर जो होगा ये हमारा फिर लेक्चर नंबर 8 होगा थ्योरी का, चैप्टर नंबर 8 के सेकंड पोर्शन के दूसरे पार्ट का, ठीक है, जो कि साउंड है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली इन्हीं से हम लोग डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं या फिर परसीव कर रहे होते हैं साउंड को। अगर दो डिफरेंट हमारे पास साउंड आते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग किस तरह से डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, किस तरह से परसीव कर रहे होते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद आपको जो है वो ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। अगर इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो पहले भी हम लोग मैट्रिक क्लास के अंदर भी, और अगर पिछले किसी चैप्टर के अंदर ये चीज़ आई होगी तो हमने वहाँ भी ये चीज़ डिस्कस की होगी कि जो इंटेंसिटी होती है फिज़िक्स के अंदर, इसको हम लोग किस तरह से जो है वो देख रहे होते हैं या फिर ये क्या होती है। अब चूँकि साउंड भी एक जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, तो पहले कहीं पे अगर एनर्जी आई होगी तो वहाँ पे ये चीज़ जो है हमने डिस्कस की होगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड बेसिकली क्या है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, यानी कि एनर्जी, साउंड एनर्जी जो कि एक यूनिट एरिया से पास हुई हो, जो कि हमने प्लेस किया हुआ हो परपेंडिकुलर। ये जो साइन है ये हमारे पास परपेंडिकुलर को शो करता है। यूनिट एरिया अगर हमने किसी सोर्स ऑफ साउंड के आगे परपेंडिकुलरली जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, ये अगर हमारे पास, ठीक है, साउंड का वो सोर्स है जिससे साउंड जो है वो निकल रहा है, साउंड एनर्जी जो है वो निकल रही है, और इसके आगे अगर हम लोग एक इमेजिनरी यूनिट एरिया रख दें, यूनिट एरिया का मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एरिया की यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। तो एक यूनिट हमारे पास अगर एरिया हो जिसको हम लोग परपेंडिकुलरली प्लेस करें सोर्स ऑफ द साउंड के आगे, ठीक है, तो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस यूनिट एरिया में से पास हो रही है यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम मतलब कि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि यूनिट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइम की वो सेकंड करते हैं। तो ये अगर हमारे पास साउंड की सोर्स थी जिससे जो है वो साउंड वेव्स निकल रही थी, ठीक है, साउंड एनर्जी जो वो निकल रही थी, तो इस यूनिट एरिया में से जितनी भी साउंड एनर्जी पास होगी 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, इस यूनिट एरिया से जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी पास होगी 1 सेकंड के अंदर, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी फिर वो क्या होगी, इसी डेफिनेशन से जो है वो इसका फार्मूला भी बन रहा है और इसकी यूनिट भी बन रही है। मतलब क्या कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी ऊपर आती है न्यूमरेटर के अंदर और नीचे हमारे पास एरिया आता है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, ठीक है, कि जो 1 सेकंड के अंदर एक यूनिट एरिया में से पास हो रही होती है, कि जिसको हमने परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ होता है उस सोर्स से जिससे साउंड वेव जो है वो एमिट हो रही होती है, ठीक है। फिर अगर इसकी हम लोग यूनिट की बात करें
एनर्जी की यूनिट हमें पता है कि जूल होती है और साउंड एक एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी ऊपर वो हमारे पास जूल आएगी। एरिया की जो यूनिट होती है वो हमें पता है मीटर स्क्वायर होती है और जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड होती है। और फिर हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि जो जूल पर सेकंड होता है, ठीक है, जूल पर जो सेकंड होता है वो हमारे पास क्या होता है, वॉट के बराबर होता है। पावर की यूनिट के अंदर आप लोगों ने देखा था कि जो पावर होती है वो आपके पास वर्क डन अपॉन टाइम के इक्वल होती है। वर्क डन जो है वो हमारे पास एनर्जी होती है, इसकी यूनिट जूल है, नीचे हमारे पास सेकंड है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने वहाँ पे बताया था कि इसकी जो यूनिट होती है फिर इसको जूल पर सेकंड को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी की यूनिट बनी वो क्या बनी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बनी हमारे पास, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो फेंटेस्ट साउंड है, फेंटेस्ट साउंड का मतलब कि सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ साउंड कि जो कोई हमारे पास ह्यूमन एयर जो है वो परसीव कर सकता है, वो सुन सकता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, एक्सपोनेंट -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये वो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो सबसे कम अमाउंट ऑफ जो है वो हमारे पास इंटेंसिटी है साउंड की कि जो एक हमारे पास ह्यूमन एयर जो है वो परसीव कर सकता है, वो सुन सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो हमारे पास वैल्यू है। इसे हम लोग जो वो पिन ड्रॉप भी बोलते हैं, पिन ड्रॉप, ठीक है, पिन के गिरने की आवाज़। तो पिन जब गिरती है जो साउंड एनर्जी उसमें से निकलती है, ठीक है, साउंड एनर्जी जो उसमें से निकलती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो इतनी होती है। मतलब ये कि अगर पिन ड्रॉप की आप जो है वो साउंड को या साउंड एनर्जी को जो है वो देखो तो वो यूनिट एरिया में से 1 सेकंड के अंदर इतनी जो है वो पास होगी। मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक यूनिट एरिया में से 1 सेकंड के अंदर पास होगी अगर हम लोग पिन ड्रॉप की बात करें। और ये काफ़ी छोटी सी साउंड है, काफ़ी सारे लोगों को तो ये जो है वो सुनाई भी नहीं देगी, ठीक है। लेकिन जो है वो हमारे पास इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि कितनी है, एक्सपोनेंट -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंस भी बोल रहे होते हैं। जो आप लोगों को अक्सर क्लास के अंदर टीचर बचपन के अंदर जो है वो बोला करती थी कि मुझे क्लास में जो है वो पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। तो पिन ड्रॉप का मतलब कि ये सबसे कम अमाउंट है, इससे अगर कम इंटेंसिटी का साउंड होगा तो वो हमें नहीं सुनाई देगा, वो हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सबसे कम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी का साउंड है जो हम लोग परसीव कर सकते हैं। और ऑर्डिनरी जो हमारे पास कंजर्वेशन होती हैं, ठीक है, और ऑर्डिनरी जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं उसकी जो एनर्जी या उसकी जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो कुछ इतनी होती है, एक्सपोनेंट -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है कि फेंटेस्ट साउंड यानी कि सबसे हल्का साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं वो कितनी इंटेंसिटी का होता है, वो इतनी इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है लाउडनेस ऑफ साउंड, कि कोई साउंड वेव या फिर कोई आवाज़ कितनी ज़्यादा लाउड है, कितनी ज़्यादा जो है वो हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो लाउडनेस है बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी के लिए कोई आवाज़ जो है वो लाउड होगी और वही आवाज़ अगर हम लोग किसी दूसरे बंदे को सुनाएं तो बोलेगा कि नहीं यार ये तो जो है वो लाउड नहीं है, तो नॉर्मल सी आवाज़ है। तो जो लाउडनेस है बेसिकली वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे जो जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो लाउडनेस है, ठीक है, लाउडनेस जो है वो सबसे पहले तो ये सब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है कि ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस बाय इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, लाउडनेस होता है। मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स है, किसी भी जो है वो साउंड वेव की इंटेंसिटी
कि जो हमारे कानों के अंदर, हमारे कान के अंदर ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग लाउडनेस बोल रहे होते हैं। तो इंटेंसिटी किसी भी साउंड की जितनी भी ज़्यादा होगी, वो जो साउंड होगा वो उतना ज़्यादा हमें लाउड सुनाई दे रहा होगा। और इसके अलावा जो लाउडनेस होती है वो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है कि साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। अब फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो एक साउंड वेव है, ठीक है, एक साउंड वेव ये है, और जो हमारे पास दूसरी साउंड वेव है वो कुछ इस तरह की है। दूसरी जो साउंड वेव है वो कुछ इस तरह की है। तो एम्पलीट्यूड हमने जो है वो जब हम लोग वेव्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते तो हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड हम लोग किसको बोल रहे होते हैं। मेन पोजीशन से जो एक्सट्रीम जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, उसे हम लोग एम्पलीट्यूड बोल रहे होते हैं। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये वाली जो वेव है, ठीक है, ये वाली जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और इस वाली वेव का जो है वो एम्पलीट्यूड कम है। तो ये जो हमारे पास वेव होगी ये हमें जो है वो लाउड सुनाई देगी, ये जो है वो कम लाउड सुनाई देगी। ये ज़्यादा लाउड होगी और ये वाली जो हमारे पास साउंड वेव होगी ये थोड़ी सी इसके मुकाबले में कम लाउड होगी, क्योंकि इसका जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड आ गया कि एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है वो साउंड या फिर जो लाउडनेस है किसी साउंड वेव की वो डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास कम वो आवाज़ लाउड होगी, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है वो हमारे पास इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम लोग जो है वो बोलते हैं कि वो जो साउंड वेव होगी वो उतनी ज़्यादा लाउड होगी। फिर नेचर ऑफ द एयर, नेचर ऑफ द एयर भी हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द एयर जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, सब्जेक्टिविटी से। मतलब ये कि पर्सन टू पर्सन, किसी पर्सन की जो हमारे पास कानों की नेचर होती है वो लाउड आवाज़ सुनने के जो वो आदी होते हैं, ठीक है। तो आप उनको अगर लाउड आवाज़ सुना रहे होगे तो उनके लिए वो नॉर्मल होगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास अगर उनके लिए हल्की सी भी तेज़ आवाज़ होगी, हल्की सी भी जो है वो लाउड होगी आवाज़, तो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करें, हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाएं, हम लोग इसे क्वांटिटी के अंदर किस तरह से बताएं। फिज़िक्स के अंदर ये चीज़ नहीं चलती, सब्जेक्टिविटी फिज़िक्स के अंदर नहीं चलती, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरह से हो कि कोई जो है वो किसी आवाज़ को जो है वो लाउड परसीव कर रहा है, कोई जो है वो उसी आवाज़ को जो है वो कम परसीव कर रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट फिज़िक्स जो है वो क्रिएट नहीं करती, बल्कि हम लोग इसके अंदर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं चीज़ों को, ताकि एक बंदा भी उसके ऊपर एग्री हो जाए और दूसरा बंदा भी उसके ऊपर एग्री हो जाए। मतलब ये कि कोई हमें वैल्यू दिख जाए, कोई क्वांटिटी दिख जाए। मतलब अगर किसी बंदे से आप वैसे पूछें, कैलकुलेट ना की भी हो, कोई आपके पास क्वांटिटी ना हो, आप पूछें कि ये आवाज़ कितनी ज़्यादा लाउड है, तो वो कैसे बता पाएगा? वो बोलेगा हाँ भाई मेरे हिसाब से तो ये जो लाउड है। तो फिज़िक्स के अंदर ये चीज़ नहीं चलती, हमें एक एग्जैक्ट जो है वो मेजरेबल वैल्यू जो है वो देनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग ये बता दें इसको कि ये इतनी नंबरों के अंदर, क्वांटिटी के अंदर कि इतनी लाउड है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए फिर हम लोगों ने क्या चीज़ की, उसके लिए जो है वो हमारे पास एक रिलेशन जो है वो प्रेजेंट किया बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। किसने? वेबर एंड फेचनर लॉ ने, जिसके ज़रिए से हम लोग लाउडनेस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम लोग लाउडनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लॉ हमारे पास क्या था, ये इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों का जो था वो क्या बोलते हैं, रिलेशन था। अच्छा, इंटेंसिटी जो है वो अलग है और लाउडनेस जो है वो अलग है, ठीक है। इंटेंसिटी हमारे पास क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी यूनिट एरिया से एक सेकंड के अंदर कितनी पास हो रही है, और लाउडनेस क्या है कि वो आवाज़ जो है वो उसका एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है, वो कितनी ज़्यादा जो है वो सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, बेसिकली वो ये इन्होंने दिया हुआ है मैथमेटिकल रिलेशन की जो लाउडनेस है आवाज़ की, ठीक है, साउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लॉग ऑफ द इंटेंसिटी। यहाँ पे जो लॉग है वो भी मतलब इसके अंदर रिलेशन के अंदर आ रहा है। जब उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, अपनी कैलकुलेशन की होगी,
तो इन्हें पता लगा होगा कि जो लाउडनेस होती है वो बेसिकली लॉग ऑफ द इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको प्रोपोर्शनल को हटाएं तो लाउडनेस जो है वो अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो इज़ इक्वल है के, जो कि हम लोग जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे के जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, के लॉग ऑफ द इंटेंसिटी। ठीक है, लाउडनेस इस तरह से हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हो गई हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, और इसी तरह इसको बोलने की ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इसी तरह अगर हम लोग देखें कि जो हमारे पास फेंटेस्ट साउंड था, ठीक है, फेंटेस्ट जो साउंड था जिसकी इंटेंसिटी हमने बोला था कि वो एक्सपोनेंट माइनस का 12 है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास इंटेंसिटी थी ये सबसे ज़्यादा कम इंटेंसिटी थी, तो इसकी लाउडनेस कितनी होगी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट साउंड इज इक्वल टू के लॉग और इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड। मतलब यहाँ पे भी इंटेंसिटी आ जाएगी, ये यहाँ पे ये वाली इंटेंसिटी डालें तो हमारे पास आ जाएगी कि लाउडनेस कितनी होगी उसकी, जो कि एक हम लोगों ने एग्जांपल दी कि पिन ड्रॉप साइलेंस वाली हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको बोल दें कि ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब एक और चीज़ हमारे पास आती है इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल जिसके ज़रिए से हम लोग लाउडनेस जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये जो चीज़ है, ये जो लाउडनेस है ये सबसे ज़्यादा कम लाउडनेस है, और इससे अगर हम लोग कंपेयर करवाएं किसी भी लाउडनेस को तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी आवाज़ जो है वो कितनी ज़्यादा लाउड है। मतलब इस सबसे कम लीस्ट अमाउंट ऑफ लाउडनेस से जो हम लोग बेसिकली कंपेयर करवा रहे होते हैं या फिर डिफरेंस निकाल के बता रहे होते हैं कि उसके मुकाबले में जो वो ये इतनी ज़्यादा लाउड आवाज़ है, इसको हम लोग इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम लोग आपस में, ठीक है, माइनस करवाएं, हमारे पास इंटेंसिटी लेवल क्या है, हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं डायरेक्ट कि एल, ठीक है, कोई भी लाउडनेस माइनस का आपके पास लाउडनेस ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ आपके पास जो फेंटेस्ट साउंड होता है उसका डिफरेंस जो होता है वो आपके पास क्या होता है, इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वाली चीज़ें भी जो आपस में माइनस हो जाएंगी कि लॉग आई और माइनस का के लॉग और इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड। अब के दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है तो हम लोग कॉमन लेंगे और यहाँ पे जो है वो लॉग आई माइनस का लॉग आई नॉट आ जाएगा। लॉग की आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अपनी मैट्रिक क्लास की मैथ्स के अंदर कि लॉग ए माइनस का लॉग बी अगर हो तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी। ठीक है, ये आपका जो था वो मैट्रिक क्लास का एक फार्मूला था, तो वो वाला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो एल माइनस का एल नॉट, अच्छा इसको जो है वो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे लिख भी सकते हैं कि ये इंटेंसिटी लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये चेंज होगा तो क्या आएगा, लॉग ऊपर आएगा आई और नीचे आएगा आपके पास फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जो कि इंटेंसिटी लेवल की है। अब अगर के की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, कि के की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो के की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी यूनिट को डिस्कस करते हैं कि इंटेंसिटी लेवल की यूनिट क्या होती है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों के अंदर लाउडनेस की क्या यूनिट होती है। इसकी जो MKS सिस्टम के अंदर यूनिट है, ठीक है, वो क्या है, 1 बेल, या फिर इसकी जो यूनिट है वो है बेल। बेल के अंदर हम लोग जो है वो साउंड की लाउडनेस को जो वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी यूनिट है तो इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी आती हैं, तो तभी हम लोग जो है वो इसके लिए छोटी यूनिट इसकी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसको हम लोग डेसीबल बोलते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारी जगहों के ऊपर देखा भी होगा, ये वाला वर्ड सुना भी होगा, डेसीबल, डीबी, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इस वाली यूनिट को जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि डेसीबल के अंदर हम लोग अगर पूछ रहे होते हैं कि कोई साउंड जो है वो कितना ज़्यादा लाउड है, तो उसको हम लोग बता के किस यूनिट के अंदर होते हैं, डीबी के अंदर, डेसीबल के अंदर। और अगर एक बेल को हम लोग डिफ़ाइन करें यहाँ पे,
ठीक है, कि एक बेल किसके इक्वल होता है, मतलब एक यूनिट बेल किसके इक्वल होता है। तो एक यूनिट बेल जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है एक यूनिट बेल की, कि एक बेल किसके बराबर होता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि एक बेल जो बराबर होता है आपके पास 10 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड। मतलब आपकी जो फेंटेस्ट इंटेंसिटी है किसी साउंड की, जो कि एक्सपोनेंट माइनस का 12 थी, इसके 10 टाइम्स जो होती है वो हमारे पास अगर कोई इंटेंसिटी हो तो वो एक बेल के बराबर होती है। ठीक है, इसके 10 टाइम्स अगर कोई हमारे पास साउंड होगा जिसकी इंटेंसिटी इसके 10 टाइम्स होगी तो वो एक बेल की वैल्यू बनेगी, वो एक बेल के इक्वल बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एक बेल जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 10 टाइम्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड। अब अगर इसको हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डालें, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डालें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी कि इंटेंसिटी लेवल जो है, इंटेंसिटी लेवल जो है वो आपके पास के लॉग ऊपर जो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी अब वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड और अपॉन में इंटेंसिटी ऑफ द क्या बोलते हैं आपके पास फेंटेस्ट साउंड। ठीक है, की इंटेंसिटी, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू ऑफ एक बेल। ठीक है, इंटेंसिटी लेवल की यूनिट या फिर उसकी जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास, हम लोग इसको देख रहे थे ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब एक बेल हम लोगों ने यहाँ पे क्या बताया कि एक बेल के अंदर इनका आपस में रिलेशन भी देख लेते हैं कि बेल का और जो डेसीबेल है इसका आपस में क्या रिलेशन है। एक बेल के अंदर आपके पास 10 डेसीबल्स आते हैं। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन जैसे हम लोग बताते हैं कि 1 मीटर के अंदर जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक बेल के अंदर जो है वो 10 डेसीबल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 10 डेसीबल्स जो है वो एक बेल के अंदर होते हैं, तो हमने एक बेल की जगह पे 10 डेसीबल्स लिख दिए। यहाँ पे क्या बच गया, के लॉग 10, और लॉग 10 की जो वैल्यू होती है कैलकुलेटर के अंदर जब आप लोग देखोगे तो वो 1 के बराबर होती है। तो 10 डेसीबल्स इक्वल्स टू के, और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो के आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, 10 डेसीबल्स। आपके पास क्या है, 10 डेसीबल्स। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर अगर हम लोग के की वैल्यू भी डाल दें तो हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाएगा लाउडनेस ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल जो है वो किसके बराबर है, वो है के की जगह पे 10 आ गया और लॉग इंटेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड। तो ये वो फार्मूला है कि जिसके ज़रिए से हम लोग किसी भी साउंड की लाउडनेस को या फिर इंटेंसिटी लेवल को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और मेजर करके बता सकते हैं, जिसके बाद जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, बल्कि सारे उसके ऊपर जो एग्री कर रहे होंगे। ठीक है, यही होता है ना हमारे पास जो हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके अंदर MCQs होते हैं, ठीक है, और एक जो होता है वो आपके पास सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव वाला। सब्जेक्टिव के अंदर हर बंदे का जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है, हर बंदे का जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपनी अकल इस्तेमाल करके उसको अपने हिसाब से जो डिफ़ाइन कर सकते हो, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो MCQs वाला पार्ट होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता, उसका एक ही सही आंसर होता है। ठीक है, वो सबके लिए एक ही होता है। अगर एक बंदा जो है वो एक बंदे के लिए कोई ए वाला पार्ट जो है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो अगर ए पार्ट जो आंसर है किसी MCQs का वो ए वाला करेक्ट है तो वो एक के लिए अलग होगा, दूसरे के लिए अलग होगा, क्योंकि जो है वो सोचते समझते अलग अलग है। नहीं, उसका आंसर इतना ही होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये भी इसके बाद भी जो हमारे पास लाउडनेस की वैल्यू आती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, जो कि तमाम इंसानों के लिए, तमाम दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ वो उसको एग्री कर रहे होंगे, उसके ऊपर जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई जो हमारे पास लाउडनेस आ गई
कि हम लोग जो है वो किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक सेम जो है वो इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ आ रही हो, ठीक है, दो वेव्स आ रही हों, एक जो है वो आपके पास कम लाउड हो और एक जो ज़्यादा लाउड हो, तो उसको हम लोग किस तरह से परसीव कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है इंटेंसिटी लेवल के ऊपर, या इंटेंसिटी ऑफ द साउंड के ऊपर, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में एम्पलीट्यूड के ऊपर, कि उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, दूसरे लफ्ज़ों में जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, तो उतनी ज़्यादा जो वो आवाज़ है वो लाउड होगी। दूसरा फिर काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं, सरफेस एरिया भी होता है उस सोर्स का, जिसकी वजह से जो है वो जो साउंड वेव है वो लाउड सुनाई दे रही होती है हमें। ठीक है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पीछे वो यही इंटेंसिटी और आपके पास एम्पलीट्यूड का होता है। तो ये हमारे पास लाउडनेस था। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो दूसरी चीज़ है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है पिच। दूसरी जो चीज़ है वो है आपके पास पिच। और ये क्या है, ये हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रेव एंड श्रिल साउंड। पिच जो होती है वो हमारे पास साउंड की वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसके ज़रिए से हम लोग डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं या फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं किसी ग्रेव साउंड और श्रिल साउंड को। ठीक है, किसी भी ग्रेव साउंड को और श्रिल साउंड को। और ये डिपेंड करती है बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड के ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई आवाज़ कितनी ज़्यादा ग्रेव का मतलब भारी, ठीक है, बेस वाली, और श्रिल का मतलब क्या कि पतली, पतली आवाज़, ठीक है, चुभने वाली आवाज़, श्रिल आवाज़। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है। फ़र्ज़ करो कि हमारे पास दो साउंड वेव्स हैं जिनकी लाउडनेस और इंटेंसिटी जो है वो सेम है, जिनकी लाउडनेस सेम है। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो एक साउंड वेव है और इसकी जो है वो लाउडनेस सेम है, इसकी लाउडनेस जो है वो कुछ इतनी है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो दूसरी साउंड वेव है जिसकी लाउडनेस जो है वो उतनी ही है, एम्पलीट्यूड यानी कि इंटेंसिटी उसकी उतनी ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई। इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी कम थी, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर एक ही वेव जा रही थी और इसके अंदर 1 सेकंड के अंदर 2 वेव्स आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसकी। तो ये वाली जो साउंड होगी ये आपके पास कौन सी साउंड होगी, ग्रेव साउंड होगी। इसके अंदर बेस आ रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा होगा, बेस आ रहा होगा। और ये जो होगी आपके पास श्रिल होगी, यानी कि ये वाली आवाज़ पतली होगी इसके मुकाबले में। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसके ज़रिए से हम लोग दो अलग अलग साउंड वेव्स को जो है वो डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, सेम लाउडनेस और सेम इंटेंसिटी वाली आवाज़ों को। कैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है कि जो हमारे पास बुक के अंदर जो आपकी दी हुई है वो ये दी हुई है कि जो मैन की आवाज़ होती है, ठीक है, लड़कों की जो आवाज़ होती है वो अमूमन भारी होती है। तो अगर आप लड़के को देखो नहीं, ठीक है, आपके पीछे अगर कोई बंदा बात कर रहा हो तो आपको नहीं पता उसका जेंडर क्या है, लेकिन आप जो है वो उसकी आवाज़ से पहचान जाओगे कि ये बंदा जो है ये या फिर ये जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है ये बंदा है या बंदी है, ठीक है, लड़का है या लड़की है। कैसे, इस पिच की वजह से, उसके साउंड की पिच की वजह से। और ये ज़्यादातर जो होती हैं श्रिल वाली ये वुमेन की होती हैं। आपकी बुक के अंदर जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जो श्रिल आवाज़ होती है वो अमूमन वुमेन्स की होती है और जो ग्रेव यानी कि बेस वाली आवाज़ होती है वो आपके पास अक्सर अमूमन आदमियों की होती है या फिर लड़कों की होती है। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है या फिर इसको हम लोग किस तरह से डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी में जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है। लाउडनेस भले उनकी अगर सेम भी हो, इंटेंसिटी अगर उनकी सेम भी हो, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो पहचान जाते हैं कि नहीं ये वाली जो आवाज़ है ये लड़की की और ये वाली जो आवाज़ है ये लड़के की है। किस तरह से, उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। क्योंकि लड़कों की जो आवाज़ होती है, ठीक है, उसकी आवाज़ जो है वो उनकी आवाज़ के अंदर भारीपना होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। जो वो साउंड एमिट कर रहे होते हैं वो हायर, वो जो है वो कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है।
ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो रही होती है, जबकि जो लड़कियों की आवाज़ होती है उसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो रही होती है। तो लड़की लड़का ये वाली एग्जांपल अगर ना भी लें, अगर आप एक सिंपल पियानो की एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो पियानो के अंदर आप लोग देखते हैं, अगर आप लोगों ने इसको बजाया हो या फिर आप कहीं पे एक्सपीरियंस किया हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट टोन्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेम ही है, ठीक है, जो ये साउंड वेव्स एमिट करेगा वो सेम लाउडनेस और सेम इंटेंसिटी की होगी, लेकिन फिर भी आप लोग पहचान जाते हो अगर इस वाले बटन से कोई साउंड वेव निकल रही हो और अगर इस वाले बटन से साउंड वेव निकल रही हो। पहले मैं अगर इस वाले बटन से साउंड वेव निकालूं, ठीक है, इसके नोट्स का मुझे नहीं पता है, तो अगर यहाँ से आवाज़ निकालूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि भारी सी आवाज़ निकलती है, तो ठीक है, यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब आप लोग यहाँ पे जा रहे होते हो तो इंस्ट्रूमेंट ये सेम ही है, लाउडनेस और इंटेंसिटी सेम है, लेकिन इस बटन के ऊपर क्या होता है कि हमें पतली आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे क्या आती है, तो और यहाँ पे तो इस तरह की आवाज़ आती है, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो आपके पास कम हो रही होती है। तो ऐसा हम लोग किस तरह से जो है वो यहाँ पे पहचान रहे होते हैं, किस तरह से डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो सेम है, लाउडनेस भी सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है, तो यहाँ पे क्या चीज़ डिफ़र कर रही है, यहाँ पे डिफ़र कर रही है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो आपको ग्रेव या बेस वाली साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है, वो किस वजह से सुनाई दे रही है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे जब आप लोग इसको बजाओगे तो जो साउंड वेव निकलेगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, और जैसे जैसे यहाँ पे आप आस्ते आस्ते जाते जाओगे आपको जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती भी नज़र आ रही होगी, तो इसलिए जो इसकी आवाज़ है वो आपको श्रिल होती भी नज़र आ रही होती है, यहाँ पे श्रिल होती भी नज़र आ रही होती है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपली पिच था, जो कि प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से हम लोग ग्रेव और श्रिल आवाज़ के दरमियान जो है वो फ़र्क कर सकते हैं, और ये टोटली फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अब अगर इसी तरह हम लोग एक और चीज़ देखें तो ये जो चीज़ है हमारे पास क्या है, क्वालिटी। हमारे पास क्या है, क्वालिटी, और ये साउंड की वो प्रॉपर्टी है बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश between the sound of same intensity and same pitch but from different sources या फिर different instruments, ठीक है। अब अगर हम लोग ये देखें कि दो हमारे पास साउंड हो, ठीक है, जिनकी लाउडनेस भी सेम हो यानी कि इंटेंसिटी भी सेम हो और उनकी पिच भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम आ रही हो, लाउडनेस भी सेम आ रही हो, लेकिन फिर भी हम लोग दो साउंड वेव्स के दरमियान जो है वो फ़र्क कर जाते हैं या फिर हम लोग पहचान जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक जो है वो आपके पास पियानो है और एक जो है वो आपके पास गिटार है, ठीक है, एक आपके पास पियानो है और एक आपके पास जो है वो गिटार है। तो इसकी जो साउंड वेव होगी, फ़र्ज़ करो कि हम लोग जो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं और जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है, इसकी भी उतनी है और इसकी भी इतनी है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी। इसकी जो इंटेंसिटी है वो बराबर है इसकी इंटेंसिटी की और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है इसकी फ्रीक्वेंसी की, दोनों चीज़ें जो बराबर हैं। लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो कैसे पहचान जाते हो कि ये वाली जो वेव है ये निकल रही है पियानो से और ये वाली जो वेव है या फिर ये वाली जो साउंड है ये आ रही है आपके पास गिटार से, ठीक है, ये आप लोग कैसे पहचान जाते हो? तो इसके ऊपर जो हमारे पास चीज़ है या फिर ये जो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, मतलब इस प्रॉपर्टी को, सबसे पहले तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को कि जिसके ज़रिए से हम लोग डिस्टिंग्विश कर जाते हैं सेम पिच और सेम इंटेंसिटी वाली साउंड के दरमियान भी हम लोग जो है उसको पहचान जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, डिस्टिंग्विश कर जाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? वो क्वालिटी, वो कहलाती है हमारे पास क्वालिटी, या फिर इसको टिम्बर भी बोलते हैं। काफ़ी सारी जगहों पे आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा कि टिम्बर, क्वालिटी और टिम्बर। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि जिसके ज़रिए से हम लोग सेम इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को भी जो आपस में डिस्टिंग्विश कर जाते हैं, इसको हम लोग क्वालिटी और टिम्बर बोल रहे होते हैं। और ये किसके ऊपर किसकी वजह से होता है? ये डिपेंड अपॉन, ये जो चीज़ डिपेंड करती है ऑन वेव फॉर्म। ये हमारे पास बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? ये वेव फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि जो हमारे पास वेव फॉर्म्स हैं
वो दोनों इंस्ट्रूमेंट से जो निकल रही हैं वो डिफरेंट होंगी। वेव फॉर्म से मुराद यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो इसकी बनाएं, फ़र्ज़ करो कि ये जो है वो आपके पास पियानो की वेव है, पियानो से जो साउंड वेव निकल रही है उसकी है, और ये हमारे पास जो है वो गिटार से है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग बना लेते हैं कि ये एक वेव है और यहाँ से जो निकल रही है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और कुछ इस तरह से बना लेते हैं। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों की सेम ही नज़र आ रही होगी आपको, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे डिफ़र कर रही है वो इन दोनों की वेव फॉर्म है। और इसी की वजह से हम लोग ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि ये जो वेव है ये पियानो से आ रही है, ठीक है, और ये वाली वेव हमारे पास गिटार से आ रही है। तो इस प्रॉपर्टी को कि जिसके ज़रिए से हम लोग ये चीज़ डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, या फिर पहचान लेते हैं कि जो हमारे पास दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी भी और जिसकी पिच भी यानी कि फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, लेकिन फिर भी हम लोग उनको पहचान लेते हैं कि वो दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से जो है वो हमारे पास साउंड आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, साउंड की क्वालिटी या फिर टिम्बर। तो ये हमारे पास तीसरी चीज़ थी जो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आती है म्यूज़िकल साउंड के। अब अगर जो है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट चीज़ देखें तो वो है म्यूज़िकल साउंड और नॉइस। नॉइस और म्यूज़िकल साउंड में क्या डिफरेंस होता है? नॉइस और म्यूज़िकल साउंड, तो मैट्रिक क्लास के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो वाली डेफिनेशन भी जो है वो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि नॉइस क्या चीज़ होती है? एनी साउंड कि जो आपके एयर के ऊपर अनप्लीजेंट इफेक्ट जो है वो क्रिएट करे, अनप्लीजेंट सेंसेशन दे आपको। ठीक है, उस साउंड को हम लोग नॉइस बोलते हैं। और म्यूज़िकल साउंड क्या होता है कि जो प्लीजेंट सेंसेशन प्रोड्यूस करे, ठीक है, हमारे एयर्स के ऊपर, तो वो म्यूज़िकल साउंड होता है। अब होता क्या है असल में कि जो नॉइस होती है वो हमारे पास इर्रेगुलर वेव्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी कि उसकी जो वेव्स होती हैं वो इर्रेगुलर होती हैं, जबकि म्यूज़िकल साउंड के अंदर हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं और स्मूथ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस पैटर्न जो है वो नज़र आता है वेव्स का, और यहाँ पे जो है वो कॉन्टीन्यूअस पैटर्न नज़र आता है। ये जो वेव्स होती हैं ये सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है, और ये नॉन सिमेट्रिकल होती हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो हमारे पास म्यूज़िकल साउंड जो होता है, म्यूज़िकल साउंड जो होता है वो प्लीजेंट सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, और जो हमारे पास नॉइस होती है वो अनप्लीजेंट सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। काफ़ी सारी इसके ऊपर जो है वो रिसर्च जो हुई है उसके बाद ये चीज़ सामने आई है कि 120 डेसिबल से अबव जो भी साउंड हमारे पास होता है वो नॉइज़ के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता है, और इससे नीचे जो है वो हमारे पास म्यूज़िकल साउंड के अंदर जो है वो लाई करता है। और ये भी जो है वो हमारे पास नॉइस और म्यूज़िकल साउंड जो है ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो सब्जेक्टिव हैं, पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती हैं। कुछ साउंड कुछ बंदों के लिए जो है वो म्यूज़िकल होता है और वही साउंड कुछ बंदों के लिए नॉइस होता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसके अंदर वो ये वाली हैं कि हमारे पास जो म्यूज़िकल साउंड होता है वो रेगुलर और स्मूथ होता है, कॉन्टीन्यूस होता है और सिमेट्रिकल होता है, जबकि जो नॉइस होती है वो बेसिकली इर्रेगुलर साउंड वेव्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, डिसकॉन्टीन्यूस होती हैं और नॉन सिमेट्रिकल होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ गया नॉइस के दरमियान और हमारे पास म्यूज़िकल साउंड के दरमियान। अब लास्ट चीज़ जो
हमारे पास रह गई है, ठीक है, जो लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है वो बीट्स का फिनोमेना है। तो इसको भी हम इतनी ज़्यादा इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बीट्स जो है वो हमारे पास क्या होती हैं। तो जो बीट्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, आ पीरियोडिक वेरिएशन इन द intensity, a periodic variation in the intensity of sound due to superposition of two different sound waves having slightly different in their frequencies, difference in their frequencies. बीट्स कब प्रोड्यूस होती हैं कि जब हमारे पास दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर स्लाइट सा डिफरेंस हो, वो आपस में क्या करें, सुपरपोज हो, उनके अंदर सुपरपोजिशन हो, और उनकी सुपरपोजिशन की वजह से हमें पीरियोडिक वेरिएशन मिले इंटेंसिटी के अंदर साउंड की। तो इस पीरियोडिक वेरिएशन को जो साउंड की इंटेंसिटी के अंदर हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए फ़र्ज़ करो कि मेरे पास दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क्स आप लोगों ने देखे होंगे अपने प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर, कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। नहीं है तो आप जो है वो नहीं देखे हुए तो आप लोग इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो। ट्यूनिंग फोर्क कुछ इस तरह के होते हैं जिनको रबर पैड के ऊपर मारा जाता है और ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे पास रबर पैड है, ठीक है, और दो जो है हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क थे, एक ट्यूनिंग फोर्क नंबर 1 और एक ट्यूनिंग फोर्क नंबर 2। अब फ़र्ज़ करो कि इन दोनों को हम जो है वो इस रबर पैड के ऊपर मारें और इस तरह से मारें कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर थोड़ा सा जो है वो स्लाइड सा जो है वो डिफरेंस आए। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो और इसकी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो, मतलब इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो, इसकी थोड़ी सी जो है वो कम हो। और फिर इन दोनों को जब हम लोग आपस में इस तरह से लेके आएंगे, सेम मीडियम के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, एयर के अंदर इस तरह से आपस में रखेंगे, तो क्या होगा कि इससे जो वेव्स निकल रही होंगी, फ़र्ज़ करो कि ये जो है वो वेव निकल रही हैं, थोड़ा सा सही करके बना लेते हैं कि ये वेव निकल रही है हमारे पास इस वाले ट्यूनिंग फोर्क से, और इस वाले ट्यूनिंग फोर्क से भी जो है वो हमारे पास कुछ वेव निकल रही हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइड सा जो है वो वेरिएशन है, ठीक है, स्लाइड सा जो है वो वेरिएशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा जो है इसके अंदर वेरिएशन है। तो सुपरपोजिशन वाले प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास दो वेव्स सेम मीडियम के अंदर जो वो ट्रैवल कर रही हों और वो आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो जो ये दोनों वेव्स हैं ये सुपरपोज होती हैं, ठीक है, ये दोनों सुपरपोज होती हैं और वो दो तरीक़ों से हो सकती हैं। दो तरीके कौन से हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक जो होता है वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वाली वेव का क्रस्ट, ये दोनों आपस में जो है वो सुपर इम्पोज होते हैं और जो रिजल्टेंट वेव मिलती है हमें, फ़र्ज़ करो कि ये एक वेव थी, वेव नंबर 1, और ये साउंड वेव नंबर 2 थी। अब कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर ऐसे आएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अंदर थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, तो क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि जहाँ पे पहले वाली वेव और दूसरी वाली वेव कंस्ट्रक्टिवली आपस में जो है वो सुपरपोज हो रही होंगी और कंस्ट्रक्टिव हो रही होंगी। तो इसका मतलब क्या कि उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का क्रस्ट आपस में जो है वो इस तरह से आ रहा है। तो ये दोनों वेव जब मिलेंगी तो हमें बिगर इंटेंसिटी या फिर हायर इंटेंसिटी वाली वेव जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी के अंदर जो है वो क्या आएगा, चेंज आएगा, तो हमें यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। और फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि जहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव जो है वो सुपरपोजिशन होती है दोनों वेव की। मतलब क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि जहाँ पे इस वाली वेव का क्रस्ट
और दूसरी वाली वेव का ट्रफ आ जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी या फिर दोनों आपस में सुपरपोज होंगी तो डिस्ट्रक्टिव जो है वो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगी और जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है या फिर जो इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जिसके ऊपर इंटेंसिटी हायर होगी, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जिसके ऊपर इंटेंसिटी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा होगा, ठीक है, पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा होगा इनकी सुपरपोजिशन से दो वेव्स की, जब हम लोग इस ट्यूनिंग दोनों ट्यूनिंग फोर्स को एयर के अंदर लेके आएंगे तो ये दोनों सुपरपोज होंगी और हमें सिर्फ एक ही नोट जो सुनाई देगी जो कि इन दोनों की रिजल्टेंट वेव होगी। मतलब ये दोनों आपस में सुपरपोज होके एक ही वेव बना देंगी और वो जो वेव होगी वो किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी कि ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर इसकी इंटेंसिटी जो है वो हायर होगी, ठीक है, इंटेंसिटी के अंदर जो हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि मिनिमम हो जाएगी, फिर इंक्रीज़ होगी, फिर जो है वो आपके पास डिक्रीज़ होगी। और इस तरह का पीरियोडिक वेरिएशन हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव के अंदर जो है वो जो रिजल्टेंट वेव होगी उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम लोग बीट्स बोलते हैं, जो कि किसकी वजह से होता है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक बीट किसको बोलते हैं, एक इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है, देन डिक्रीज, देन अगेन इंक्रीज इज वन बीट, ठीक है। जो आपकी बुक के अंदर एक बीट को जो है वो डिफाइन किया हुआ है वो किस तरह से किया हुआ है कि एक इंक्रीज, ठीक है, एक इंक्रीज देन डिक्रीज, फिर आपके पास डिक्रीज हो और फिर एक और जो है वो इंक्रीज को अगर आप लोग कंसिडर करो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक इसका एक इंक्रीज आ रहा है तो इसको जो है वो हम लोग एक बीट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास जो पूरा फिनोमेना होता है इसको हम लोग बीट्स का फिनोमेना बोलते हैं, जो साउंड वेव्स के अंदर हमारे पास हो रहा होता है। तो ये थी हमारे पास आज की चीज़ें जो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस की। अब इस वाले पार्ट का सिर्फ एक टॉपिक जो है वो रह गया, जो कि बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे जो है वो बेस करते हैं। और वो जो टॉपिक है वो डॉपलर्स इफेक्ट का है, काफ़ी मशहूर टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग उसको कवर करें और फिर हम लोग जो है वो अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।